माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका साकिब सर। अब हम आपको सेकंड चैप्टर जो आपका संघवाद वाला है वो बताएंगे। इसमें स्मरणीय तथ्य इस प्रकार हैं। पिछले अध्याय में हमने बेल्जियम में श्रीलंका के उदाहरणों के माध्यम से सत्ता की साझेदारी के विषय में अध्ययन किया, जहां हमने देखा कि बेल्जियम ने 1993 में संविधान संशोधन के माध्यम से लोगों को सत्ता में साझेदारी प्रदान की एवं विभिन्न टकरावों को सुलझा लिया गया, जबकि श्रीलंका ने अपने इसके विपरीत कार्य किया, जिसके कारण श्रीलंका को गृह युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण 2 या 2 से अधिक स्तर पर किया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार व उसके विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों के मध्य बांटी होती है। दोबारा से, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार व उसके छोटी छोटी इकाइयों के मध्य बटी होती है। आमतौर पर इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांत के स्तर की सरकारें होती हैं, जो शासन के देना दिन कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इसको आप समझोगे इस तरीके से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि सेंटर में मोदी सरकार और राज्य में जैसे दिल्ली के अंदर आपकी केजरीवाल की सरकार। तो जो सेंटर की जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो पूरे देश के मुद्दे देखती है, और जो राज्य सरकार है वो राज्य के स्तर के, यानी दिल्ली के मामलों को कौन देखेगी? दिल्ली सरकार देखेगी। ठीक है ना। अब संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं संघीय शासन व्यवस्था की? सबसे पहले सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होगी। सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होगी। जैसे अपने यहाँ पर हमारा क्या है? केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, और स्थानीय लेवल पर हमारी क्या है? स्थानीय स्वशासन है, जिसमें नगर निगम, एमसीडी, पंचायत, ये सब आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम इधर चलते हैं। अलग अलग स्तरों की सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन होता है। भाई सरकारें तो अलग अलग हैं, लेकिन हम जनता तो एक ही है ना। हम भारत के नागरिक भी हैं, हम दिल्ली के नागरिक भी हैं, हम एमसीडी के अंदर भी आते हैं। तो तीनों सरकार हम एक ही तो हैं। कोई हम 3 अलग अलग लोगों पे तो नहीं होता काम, यानी सबके लिए एक ही सरकार है। तीनों सरकारों का काम एक ही नागरिक के ऊपर होता है। सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होते हैं। सब सरकारों के जो अधिकार क्षेत्र हैं काहे में वर्णित है? संविधान में लिखे हुए हैं। कोई किसी के अधिकारों में हनन नहीं करेगा। संविधान, एक मिनट, संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही संभव है। दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही, यानी केंद्र और राज्य की सहमति से ही संविधान में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है। मौलिक प्रावधान जो हैं संविधान में ऐसे बदलाव नहीं कर सकते जब तक दोनों सरकारें सहमत ना हो। इसके बाद है अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि संविधान सत्ता का जो हमने क्या बताया था आपको, 36 वितरण बताया था। तो उसके अंदर बताया था विधान पालिका का क्या काम है? कानून बनाने का। कार्यपालिका का क्या काम है? कानून को लागू करने का। और न्यायपालिका का क्या काम है? अदालतें संविधान और सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का काम करती है, वो बताती है सही गलत क्या है। तीसरा है, अगला है ये वित्तीय स्वायत्तता के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। वित्तीय स्वायत्तता के लिए क्या है? राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। जैसे केंद्र सरकार जो लेती है इनकम टैक्स लेती है, एक्साइज लेती है। ठीक है। और जो दिल्ली सरकार है वो तुम्हारी सेल टैक्स लेती है। ठीक है। और एमसीडी क्या लेती है? तुम्हारा जैसे हाउस टैक्स होता है, ये सब चीज होता है यहाँ से। तो वित्तीय राजस्व के लिए अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। मूल उद्देश्य क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना। ठीक है। मूल उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय विविधता, यानी हम क्षेत्र में अलग हो सकते हैं। दिल्ली के लोग हो सकते हैं। अगर हिंदुस्तान को देखा जाए, जैसे कि हिंदी भाषी लोग हम उत्तर भारत में रहते हैं, फिर तमिल भाषी, मराठी, गुजराती, ये सब भाषा के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग हैं, लेकिन
उनकी विविधता का सम्मान करते हुए, यानी आप अपने उसमें बने रहें, आप मराठी बोले, हिंदी बोले, गुजराती बोले, आप अपनी भाषा बोलते रहे, अपनी वेशभूषा पहनते रहे, लेकिन उसके बाद भी देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देने वाला काम होगा सरकार का। समझ में आ गया? इसके बाद हम आगे चलते हैं। संघात्मक और एकात्मक सरकार में अंतर क्या क्या है, इसको इस तरीके से समझेंगे। दो या दो से अधिक स्तर पर सरकार क्या कहलाती है? हमारी संघात्मक सरकार कहलाती है। ठीक है। शासन का एक ही स्तर होता है, बल्कि इकाइयां उसके अधीन होती हैं। शासन का क्या है? एक ही स्तर होगा, लेकिन उसकी जो इकाइयां होंगी, जैसे इकाइयां, जैसे वो क्या करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, वो सब क्या होंगी, उसी एक मतलब जैसे राज्य समझ लो, या फिर एक ही, जैसे चीन के अंदर है हमारी, ठीक है, एक ही स्तर की सरकार होती है, यानी अगर राज्य भी है तो वो उसके अंदर आती है, अधीन। ठीक है। संघात्मक और एकात्मक सरकार में ये अंतर होता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती। केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती, समझ गए? और केंद्र सरकार राज्य सरकार को विशेष प्रकार के आदेश दे सकती है। इसमें तो नहीं दे सकती और इसमें दे सकती है। राज्य सरकार, जैसे मोदी जी कहने लगे कल से तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हो, ऐसा आदेश नहीं दे सकते केजरीवाल सरकार को। लेकिन अगर एकात्मक शासन व्यवस्था है तो वहां पे अगर कोई इस तरह के प्रधानमंत्री है तो वो राज्य के प्रधानमंत्री को विशेष प्रकार के आदेश भी दे सकते हैं। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और वह इसके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो शक्तियां होती हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रति जवाबदारी होती है। यहाँ पे जो है, जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही होती है, वो जनता को जवाबदेही नहीं होती। इसका उदाहरण है भारत, कनाडा, जर्मनी। भारत, कनाडा, जर्मनी में क्या है? संघात्मक सरकार है। और ये एकात्मक सरकार का उदाहरण है फ्रांस, चीन, जापान। ये एकात्मक सरकार का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इससे आगे चलते हैं। संघवाद के प्रकार। संघवाद के दो प्रकार हैं। एक तो है साथ आकर संघ बनाना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है। दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयों को एक साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्या है? साथ आकर संघ बनाया। एक है साथ लेकर संघ बनाना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, जैसे भारत और जापान। भारत ने क्या करा कि भारत के अंदर विभिन्नता थी ना, कहीं मराठी बोलते थे, कहीं तमिल बोलते, कहीं तेलुगु बोलते थे, कहीं नागालैंडी भाषा बोलते, कहीं पर अलग धर्म के लोग थे, जैसे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम थे, पंजाब में सिख थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे ना, और गोवा में जैसे ईसाई लोग ज़्यादा है। और इन सबको एक जगह लाए और ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास रही? केंद्र के पास रही। ऐसा कहाँ कहाँ है? भारत और जापान के अंदर ऐसा है। समझ में आ गया? अब इसके बाद आगे चलते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त जनित विभाजन, भारत के विभाजन के बारे में बता रहे हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही उसके स्वतंत्र रजवाड़ों को भारत में विलय हुआ और स्वतंत्रता संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के बीच विधायी अधिकार को 3 हिस्सों में बांटा गया, जो 3 सूचियां कहलाई। जो उनके अधिकार हैं भारत के, क्या करा, क्योंकि अलग अलग जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो देश खाली देश हमारा ये नहीं था, पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही था। अंग्रेजों ने क्या करा, एक तो पाकिस्तान तोड़ के बनाई दिया। जो ये वाला देश भी था, इसमें भी क्या थे, 570 देसी रियासतें थी, छोटे छोटे रजवाड़े थे, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया था। तो उनको इसमें मिलाया गया भारत के अंदर, और इसमें 3 प्रकार की सूचियां बना दी गई कि किसका क्या अधिकार क्षेत्र होगा। इन सूचियों का नाम है राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यानी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आएगा, किस किस पे वो कानून बना सकते हैं, उसके बारे में जिक्र है। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार, समझ में आ जाएगा इस तरीके से।
संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। क्या क्या है, ध्यान से सुनो। प्रतिरक्षा यानी आपका डिफेंस है पूरा, यानी रक्षा मंत्रालय पूरा, ठीक है, क्योंकि फौजियों के, आर्मियों की भर्ती वगैरह ये सब किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। विदेशी मामले, दूसरे देश से संबंध बनाने का मामला, विदेशी मामले। बैंकिंग, पूरे देश में पैसे के प्रचार, बैंकिंग। संचार ये टेलीफोन, जितनी भी संचार के साधन, टेलीफोन हुआ, इंटरनेट हुआ, ये सब उनके हाथ में आता है, ठीक है। और मुद्रा जैसे यानी पैसा, राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं पूरे देश के लिए। इन मामलों एक तरह की नीतियों की जरूरत है, इसलिए कारण इन विषयों, अब ये तो है नहीं दिल्ली अपनी मुद्रा चलाएगी और गुजरात अपनी मुद्रा चलाएगी, पूरे देश के लिए एक ही मुद्रा चलनी है ना। और फिर टेलीफोन की भी, ये सब चीजें उन्होंने अपने पास रखा। जो थे इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। पहले इसमें 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 100 से अधिक विषय आ गए, जिसपे कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार, ठीक है। इसके बाद दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची है जो कि कोई स्टेट बना सकती है कानून। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषय के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। पहले इसमें 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें कितने हैं? 61 विषय आ गए। इस पे क्या है? इस पे राज्य सरकार ही कानून बना सकते हैं। किस किस पे? पुलिस पे, व्यापार पे, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो है जिस पर राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों कानून बना सकती है, जिसको जरूरत लगे। समवर्ती सूची में शिक्षा, जैसे आपने देखा होगा शिक्षा मंत्रालय एक सीबीएसई बोर्ड भी है, दिल्ली ने भी अपनी बोर्ड बना लिया, यूपी ने भी अपना बोर्ड बना लिया, ठीक है ना। और एक सीबीएसई बोर्ड भी है। सीबीएसई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन दिल्ली बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, वो स्टेट गवर्नमेंट की है। तो दोनों ने अपने अपने यहाँ कानून और संस्था बना सकते हैं। वन यानी जंगल पे भी कानून कौन बना सकते हैं? दिल्ली सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे विषय जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझेदारी दिलचस्पी में आते हैं, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन क्या हुआ? लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। कौन सा? केंद्र सरकार द्वारा बनाया ही कानून क्या होता है? मान्य होता है। पहले इसमें 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें कितने हैं? 52 विषय हैं, ठीक है। यहां एक सवाल यह भी उठता है कि जो विषय इसमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसी अधिकार क्षेत्र में रहें, क्योंकि ये संविधान बनाने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। इनके बाद भी कोई विषय बच जाता है तो कहाँ चले जाते हैं? केंद्र सरकार के अधीन चले जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा उसे मंजूर करवाना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कानून बदल दे वो, कि रात रात में वो कानून बदले, ऐसा नहीं होता। संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जब उसमें संशोधन करने के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए पहले तो संविधान में संशोधन करेंगे संसद के माध्यम से, फिर उस संशोधन को आधे से ज्यादा, जैसे इस समय कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन 28 राज्यों के पास विधानसभाओं में वो जाएगा और 28 में से कम 15 राज्यों के जो सरकारें उसे पास करेंगी, तब वो कानून मंजूर माना जाएगा। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालात में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। केंद्र राज्य में कोई झगड़ा हो गया, किसी टकराव हो गया, तो उसका फैसला कहाँ होगा? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होगा। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं।
यहाँ तक हमारा ये क्लियर हुआ। अब आते हैं भाषाई राज्य, भाषा के आधार पे कोई राज्य बनाए। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग भाषाओं के लोग रहते थे। नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। सबसे पहले राष्ट्र भाषा के आधार पर जो गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारी भाषा अलग है तो हमें अलग हमारा राज्य बनाइए, ठीक है। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, परंतु हमारा अनुभव बताता है कि देश ज्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ। उन्होंने टाला कुछ दिनों के लिए और फिर उसको धीरे धीरे कर दिया। प्रशासन भी पहले की अपेक्षा सुविधाजनक हुआ। प्रशासन क्या हुआ, पहले की जगह अधिक सुविधाजनक हो गया। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल एवं निजातीयता की विविधता को रेखांकित एवं महत्व देने के लिए किया गया। जैसे आपका महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक था तो उसको अलग कर दिया, ठीक है। और हरियाणा पंजाब एक था तो हरियाणा को अलग किया, पंजाब को अलग किया। इस तरीके कुछ को भूगोलिक आधार पे भी किया, कुछ को सांस्कृतिक आधार पे भी किया। गुजरात में गुजराती बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती थी। भाषा नीति, भारत की संघीय ढांचों की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी जो है राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा माना गया, परंतु हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं को संरक्षण उसके अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। इस समय 22 भाषा हैं इसमें, जो राज्य अनुसूची में कितने 22 भाषा है, और ये 8वीं अनुसूची में आता है। ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जो अनुसूची भाषा को जो किस अनुसूची के तहत रखा गया संविधान में, तो 8वीं अनुसूची इसका आंसर है, 8वीं अनुसूची। केंद्र सरकार किसी पद के उम्मीदवार इसमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। वो जो ये 22 भाषाएं इसमें वो अपने विकल्प के लिए दे सकता है कि मैं जैसे रेलवे की नौकरी करना चाहता हूँ तो मैं उसमें मराठी में पेपर देना चाहता हूँ, या गुजराती में पेपर देना चाहता हूँ, या पंजाबी में पेपर देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो उसे विकल्प देना पड़ेगा वहाँ पे, तो उसको उसकी भाषा में वो पेपर दे सकता है। राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है, ठीक है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा थी, इंटरनेशनल भाषा थी। तो उस समय उन्होंने सोचा कि इसके माध्यम को रखा जाए और इसे संविधान में एक कामकाजी भाषा के तौर पर रखा गया। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा, लेकिन इससे क्या हुआ कि इन्होंने उस समय ये भी था कि जो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले हैं उनको लाभ मिलेगा इससे। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। जैसे श्रीलंका में उन्होंने क्या करा, अगर हम भी यहाँ राजभाषा हिंदी घोषित कर देते तो ये तो 40% लोग बोलते थे, लेकिन 60% लोग नहीं बोलते थे, तो यहाँ पे गृह युद्ध हो जाता, ठीक है ना, कि हमारी भाषा को क्यों ऐसा कर रहे हैं। केंद्र राज्य संबंध, सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं।
ठीक है। दूसरा पॉइंट है किस काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्ता संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की सरकार राज्यों की सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। क्योंकि किसी एक दल की लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इसे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। मतलब जब 1990 के बाद क्या हुआ कि किसी भी एक पार्टी, ना तो पहले तो कांग्रेस पार्टी की जो सत्ता में सरकार रहती थी, लेकिन धीरे धीरे 90 के बाद क्या हुआ कि उनकी इतनी सीटें नहीं आ पाई, तो उन्होंने स्टेट पार्टी जैसे कि शिवसेना है और एनसीपी है अलग अलग उसमें, और जैसे उत्तर प्रदेश में बीएसपी, एसपी, समाजवादी पार्टी, इन सब से गठबंधन करके सत्ता बहुमत हासिल करने की वो करनी पड़ी। तो उनके अधिकारों की क्या हुई, वहां पर सुरक्षा हुई राज्यों की। इस सत्ता साझेदारी राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। दिसंबर 1992 में भारतीय संसद ने संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एवं भारत में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत बनाया गया। संविधान के कौन से संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का लागू की गई, तो वो है अनुच्छेद 73 हुआ। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अनुच्छेद 73 हुआ क्या था, संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का गठन हुआ। और अनुच्छेद 74वें द्वारा क्या हुआ, नगर निगम, जो नगर की जो वो थी व्यवस्था, एमसीडी वगैरह, इनका निर्माण हुआ, ठीक है। दर्जा प्रदान किया गया पंचायती राज व्यवस्था को मंजूर। ग्राम पंचायत 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान। अब स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई। वहां पर पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 1992 के बाद एक नियमित चुनाव, यानी हर 5 साल में जैसे एमसीडी के चुनाव, जैसे आपके पंचायत के चुनाव होंगे। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारी अनुसूचित जाति एवं महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षित हैं, इसके लिए आरक्षित है। इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए या पंचायतों में या फिर नगर निगम में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं। तो इसमें महिलाओं के लिए 1/3 या फिर 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, किसमें, पंचायतों में, ठीक है ना, या नगर निगम में। तो 1/3 क्या होंगी, महिला होंगी, यानी 100 में से 33 महिलाएं ही उस पर चुनाव लड़ सकती हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। हर राज्य में क्या बनाया गया, पहले तो एक ही चुनाव आयोग था, सेंटर मुख्य चुनाव, जो केंद्र सरकार के मतलब उस केंद्र के रूप में काम करता था, और वो हर राज्य का चुनाव कराता, वो कराता। लेकिन अब राज्यों के अंदर भी एक चुनाव आयोग का गठन किया गया जो ये वाले चुनाव कराएगा। कौन से, एमसीडी वाले और पंचायत वाले। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकाय को देना पड़ता है। जो राज्य सरकार के पास कुछ पैसा आता है उसमें से कुछ हिस्सा किनको देना पड़ता है, नगर निगमों को और पंचायतों को देना पड़ता है, जिससे वो अपने कामकाज या विकास के काम कर सके। अब क्षेत्रीय वितरण समझे। विधायिका कानून निर्माण, मैंने जैसे आपको उसमें भी समझाया था
ये है सत्ता का क्षैतिज वितरण। विधायिका कानून निर्माण, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा नौकरशाही। ठीक है। और फिर न्यायपालिका कानून की व्याख्या, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय तथा अन्य सत्र न्यायालय। ये सत्ता का क्षेत्रीय वितरण हो गया। ऊर्ध्वाधर वितरण जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण में केंद्र सरकार देश के लिए काम करती है, प्रांतीय सरकार राज्यों के लिए काम करती है, और स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और नगर निगम वगैरह के लिए स्थानीय स्वशासन काम करती है। ठीक है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। इसको थोड़ा पंचायती राज को हम यहाँ पे समझ लेंगे। ग्राम पंचायत प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। ठीक है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अलग अलग वार्ड बना दे, वहां से तो ये सदस्य चुने जाते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, और एक सरपंच होता है। ठीक है ना। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच भी कहा जाता है। इनका जो अध्यक्ष होता है उसको प्रधान, ग्राम प्रधान या सरपंच भी कहा जाता है। इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मत के जरिए करते हैं। उन पंचों को भी चुने और इसको भी चुने। ठीक है। ये पूरे ग्राम पंचायत के लिए फैसले लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देख रेख में काम चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बैठक करनी होती है। पंचायत समिति क्या है? स्थानीय स्वशासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। पहले तो गांव के अंदर एक पंचायत बनती है, फिर इन पंचायतों को मिलाकर पंचायत समितियां बनती हैं। ठीक है। जिले स्तर पे फिर जिले में परिषद होती है। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर, ये मंडल जो बन गए ना पंचायत समितियां, तो ये बहुत सारी समितियों को मिलाकर, जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उसे जिले में लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर के संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान भी होता है। अब आ गया नगर निगम। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। छोटे नगरों शहरों में और नगर पालिका होती हैं, और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी निर्वाचित जो चुनाव लड़कर जीतते हैं, प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होता है, और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। ठीक है ना। दिल्ली का जो एमसीडी का जो प्रमुख होता है उसको मेयर कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये पूरा स्थानीय स्वशासन हमने समझ लिया है।